चलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो इसमें लिखा है कि आप दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए क्या होता है जब कि कुछ ऐसी परिस्थितियां देखते हो आप। तो इसमें लिखा है गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को अर्ध वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। क्या होता है जब? तो लोहे के जितने भी बर्तन है आप सब देखते हो, उनको वातावरण में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? उन पर जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। अर्ध वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। यह भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। तो ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। अंगूर का किण्वन होना, भोजन का पकाया जाना, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण है। तो ये क्या हो गया? आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण है। ये सब के सब क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण। अब चलते हैं आगे इसी चैप्टर में। क्या कहता है? आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और एक सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ये बनता है। किसके कारण बनता है? आपके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच जो होने वाली अभिक्रिया उसके कारण ये बनता है। तो जो मैग्नीशियम है उसने किससे रिएक्शन करी? आपके ऑक्सीजन गैस के साथ, और क्या बनाया? MgO, मैग्नीज ऑक्साइड। तो इसके कारण ये होता है। अब इसमें क्रियाकलाप दे रखा 1.2 और 1.3। क्रियाकलाप 1.2 को पढ़ते हैं। देखो क्रियाकलाप 1.2 क्या दिया है? एक परखनीली में लेड या सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए। एक परखनीली में क्या लेना है आपको? PbNO3 का घोल लेना है। इसमें पोटेशियम आयोडाइड को का घोल मिला दीजिए, यानी Ki को इसमें मिला देना है और इसमें प्रक्षेपण देखना है। इसमें क्या प्रक्षेपण दिखाई देता है? तो देखेंगे भैया एक्सपेरिमेंट करके कि इसमें क्या होता है। अब दे रखिए आपको क्रियाकलाप 1.3। इसमें क्या करना है? एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। क्या लेना है? दानेदार जिंक लेना है और इस जिंक में क्या मिलाना है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना है। HCl या H2SO4 मिलाना है। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई देता है? या शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली को स्पर्श किसी इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ तो क्या होता है? जब ऐसा होता है तो क्या करना है? आपको जिंक लेना है। ये हो गया आपका जिंक। और क्या लेना है? HCl या H2SO4। क्या बनता है? ZnCl2 बनता है या ZnSO4 बनता है। तो यह अभिक्रिया होती है जिंक की रिएक्शन जब HCl या H2SO4 से करवाते हैं। अब देखो
अब जो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 देखा, 1.2 और 1.3, उसमें क्या हुआ कि अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, या तो गैस अंदर आती है या बाहर निकलती है, और तापमान में परिवर्तन, ये परिवर्तन आपको देखने में मिलते हैं। और ये क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को बताते हैं कि क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो आपको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये 4 परिवर्तन देखने को मिलेंगे। क्या क्या? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, और तापमान में परिवर्तन। अब चलते हैं आगे। आगे क्या बताया आपको? रासायनिक समीकरण। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण का लिखना। रासायनिक समीकरण क्या होती है? जब आपने देखा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो रहा है? मैग्नीशियम रिबन का दहन हो रहा है। किसके प्रेजेंस में हुआ? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ। क्या बदल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी क्या बन गया? MgO। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, तो इक्वेशन है वो आपकी बैलेंस हो जाएगी। अब जब वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है तो इसे क्या लिखा जाता है? संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है और इन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक से नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, क्या कहलाते हैं आपके? अभिकारक। रासायनिक परिवर्तन होता हुए पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इन दोनों के बीच में जो अभिकारक होते हैं उनके बीच में क्या लगाते हैं? प्लस का निशान लगाते हैं। अभिकारकों के बीच योग या प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पाद के बीच भी योग या प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें RHS लिखा जाता है। अभिकारकों के बीच में क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं, उन्हें क्या लिखते हैं? LHS। और जो उत्पाद होते हैं उनके बीच में भी प्लस, उन्हें क्या लिखते हैं? RHS। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है और ये अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। तीर का सिरा कहाँ होता है? उत्पाद की ओर होता है। क्या दर्शाता है? ये अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखना कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण लिखते हैं। अब रासायनिक समीकरण लिखना है तो उसमें क्या करते हैं? सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। समीकरणों को किसका उपयोग करेंगे? सूत्र का। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण क्या दर्शाता है? रासायनिक अभिक्रिया को। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या, यानी कि जो तीर के निशान है बाईं ओर तो क्या होंगे? अभिकारक। जैसे इसमें क्या है? यहाँ अभिकारक है, ये हो गई साइड बाईं ओर अभिकारक LHS, और ये हो गया आपका RHS, ये हो गया उत्पाद। अब तीर का निशान आगे की ओर जा रहा है MgO की तरफ। इसका मतलब ये है कि जो ये अभिक्रिया है ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अब दोनों ओर के जो परमाणु की संख्या वो भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब देखो इसमें यहाँ Mg का 1 परमाणु, यहाँ Mg 1 परमाणु, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? शुरू में 2 लगा देंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? बैलेंस हो जाएगी।
अब हो गई ना बैलेंस, 2MgO। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को इस प्रकार से लिखते हैं, बाईं साइड अभिकारक और दाईं साइड उत्पाद, और तीर का निशान उस तरफ जिस तरफ अभिक्रिया हो रही है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है कि आपके जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसका क्या महत्व है। अब जो संतुलित रासायनिक समीकरण है वो ये दर्शाती है कि जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। उत्पाद और अभिकारक का द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए क्या करते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। अब देखो, जिंक ने क्रिया की किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल से करी, तो क्या बनाया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ जिंक अभिकारक में एक है, उत्पाद में भी एक है, सल्फेट है वो भी एक है, अभिकारक में और उत्पाद में भी एक है, हाइड्रोजन H2 है और यहाँ भी H2 है, तो ये अभिक्रिया क्या हो गई आपकी, संतुलित है। अब चलते हैं, ये बात तो जान ली कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। अब देखो, एक तरफ तो तत्व है, कौन कौन से तत्व हैं, जिंक सल्फेट में जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या यानी कि LHS और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या RH। अब जिंक इस साइड भी एक है और इस साइड भी एक है, हाइड्रोजन दोनों साइड दो दो हैं, सल्फर है दोनों साइड एक एक है और ऑक्सीजन दोनों साइड चार चार है। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई आपकी, संतुलित हो गई। अब नीचे दे रखा है नेक्स्ट अभिक्रिया, आयरन दिया प्लस H2O, क्या बना रहा है आपके Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो ये संतुलित है क्या, Fe रिएक्टेंट में एक है और प्रोडक्ट में कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 2 है, ये ठीक है। और फिर ऑक्सीजन कितना है, रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 4 है, तो ये आपकी क्या है, बैलेंस नहीं है। इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जो परमाणु सबसे अधिक है उसको बैलेंस करेंगे। तो इसमें देखते हैं सबसे अधिक परमाणु कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे, अब जो ऑक्सीजन है उसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, जो H2O है उससे पहले क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे, यानी क्या यहाँ क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। तो अब देखो यहाँ 4 लगा दिया तो O4 तो डायरेक्ट हो गई और Fe3। अब आयरन को बैलेंस करेंगे, अब इसमें Fe को बैलेंस कर देंगे, Fe या हाइड्रोजन में से किसी एक को। तो पहले अपन क्या कर लेंगे, Fe को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ कितने Fe3 है, Fe3 है ना, ऑक्सीजन तो कर दिया अपने, यहाँ 4 लगा दिया तो 3 लगा देंगे, Fe से पहले क्या लगा देंगे 3, तो Fe3O4 हुआ है। अब हाइड्रोजन कितने बचे, 4H2 बच गए, तो यहाँ 4 लिख देंगे। तो ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। Fe है उसको बैलेंस कर देंगे पहले, तो 3 लगा दिया तो Fe3O4 हो गया। अब 4H2 पहले लगाया हुआ अपना, तो क्या हो गया, वो 4H2 बच गए। तो इस प्रकार से किसी रिएक्शन को क्या कर लिया आपने, बैलेंस कर लिया। और ये रिएक्शन बैलेंस करने की जो
मेथड है उसको क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब लिखते हैं भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। अब कोई भी रिएक्शन है उसमें जितने भी अभिकारक और उत्पाद बन रहे हैं उनकी अवस्थाएं देखते हैं कि वो गैस हैं, द्रव्य हैं या ठोस है। तो वो क्या होता है, भौतिक अवस्थाओं में संकेत का लिखना। अब देखो कि ये जो ये रिएक्शन है 3Fe की बाद में कोष्टक में क्या लिखा है, S है, तो इसका मतलब है कि सॉलिड अवस्था में। 4S2 के आगे क्या लिखा है, G लिखा है, तो ये गैसीय अवस्था में। फिर क्या बना रहा है Fe3O4, तो ये भी क्या है, सॉलिड है। और 4S2 के आगे लिखा है गैस, तो ये इनकी अवस्थाओं को दर्शाया जाता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जलीय अवस्था के लिए क्या लिखा जाता है, एक्वस। क्या लिखते हैं, एक्वस। कभी कभी क्या करते हैं, जो तीर का निशान होता है उसके ऊपर ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के निशान को भी दर्शाते हैं। जैसे क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ने क्रिया की किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्या बना, मेथेनॉल। और मेथेनॉल कैसा है, लिक्विड है। अब देखो क्या दिया है, 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर। क्या दिया, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है। अब ऐसे ही नीचे वाले रिएक्शन में दिया 6 मोल ऑफ CO2 किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। 12 मोल ऑफ H2O किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्या बना, इसे ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज बना एक्वस फॉर्म में। 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एक्वस फॉर्म में प्लस 6 मोल ऑफ H2O बना लिक्विड फॉर्म में। तो इस प्रकार से भौतिक अवस्थाओं को संकेत के रूप में लिखते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, उस तीर के निशान के ऊपर भी लिखते हैं। अब देखो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो बताओ वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन वो अपने ऊपर ऑक्साइड की परत जमा लेता है। क्या करता है, ऑक्साइड की परत जमा लेता है, और इसीलिए इसे क्या किया जाता है, रेजमाल से साफ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित समीकरण लिखनी है। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस की क्रिया करवानी है और क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो संतुलित समीकरण लिख दो। हाइड्रोजन क्या होता है, H2 और क्लोरीन क्या होता है, Cl2, और क्या बन गया आपके 2HCl। हाइड्रोजन ने क्रिया की किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्या बना 2HCl। अब देखो आगे है बेरियम क्लोराइड है यानी कि BaCl2, और किसके साथ रिएक्शन करवानी है आपके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसको करो बैलेंस। बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, और इसकी रिएक्शन की एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ करवानी है। तो Al2SO4 की होल थ्राइस, होल थ्राइस SO4 की क्या बन जाएगा, होल थ्राइस। अब क्या बनाया, बेरियम सल्फेट बनाया,
SO4 ये देखो यहाँ की भी है अभिक्रिया, ये देख लो, यहाँ थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा। हाँ, बेरियम क्लोराइड और Al2 सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो क्या बना, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ बेरियम क्लोराइड था, BaCl2 था और Al2SO4 की होल्थराइज था। तो क्या बन गया, Al2 और ये Cl यहाँ लगा। तो Cl की कितने मोल हैं, Cl के 3Cl2 है। तो यहाँ पहले 2 लगा दिए, यहाँ Al2 लगा हुआ है ना, तो 2 पहले लगा दिया, 2AlCl3। ये तो पता है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। अब 2 यहाँ है तो इसे पहले लगा दिया और Cl3 बाद में आ गया। और बेरियम सल्फेट Ba कितने हैं, 3 है, और सल्फेट पे भी 3 लगा, तो इससे पहले 3 लगा दिया, 3 लगा दिया ना यहाँ। तो ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी। अब ये सोडियम प्लस जल क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। सोडियम प्लस जल है तो सोडियम क्या होता है, Na प्लस H2O, यानी कि Na क्या बनेगा, Na प्लस H2O है। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH बन गया ना, NaOH। अब क्या बन गया, हाइड्रोजन बच गया। तो हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। अब इसको बैलेंस करो, या Na 1 है, Na 1 है। सबसे अधिक अवस्था में परमाणु कौन सा है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ तो 2 है और यहाँ 3, तो यहाँ 2 कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा क्या, 2 कर दो यार, देखो 4 है और 2 1 है, यहाँ 2 लगा दो, 2Na, तो ये हो गई बैलेंस। ऐसे लिख देंगे, देखो एक बार, किसकी रिएक्शन, आपकी सोडियम की रिएक्शन है जल के साथ है। तो सोडियम हो गया आपका, सोडियम क्या हो गया, Na, सोडियम हो गया Na हो गया, ठीक। इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, जल के साथ, यानी कि H2O, क्या लेंगे, H2 और O, ठीक। अब क्या बनाया इसने, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ये बना दिया NaOH, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। और क्या बनाया इसने, हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस बना ली। अब इसको बैलेंस करो, यहाँ NaOH है, ठीक है। अब देखो यहाँ सबसे अधिक कौन है, हाइड्रोजन है, और इस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो यहाँ 2 लगा दो, 2NaOH। यहाँ प्लस लगा के क्या लगा देंगे, इस पे 2 लगा देंगे, ठीक। तो क्या हो गया, 2NaOH हो गया, यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, इस साइड में 2 है, और यहाँ Na से पहले क्या लगा दो, 2 लगा दो, क्या लगा देंगे, Na से पहले 2, और यहाँ क्या हो गए, 2NaOH, 2NaOH। तो S2 तो यहाँ हो गए, 2 यहाँ 4, और यहाँ हाइड्रोजन 4 है, 4 बैलेंस है, ऑक्सीजन
2 है तो 2 हो गए और Na2 है तो 2 हो गए। अब इस प्रकार करनी है। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षय बनाते हैं। तो बेरियम क्लोराइड हो गया और सोडियम सल्फेट Na2SO4 सल्फेट क्या होता है, क्या करेगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा और सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और किसके साथ क्रिया करी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। क्या बनाया, NaCl और H2। अब देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, यानी कि जैसे एल्यूमिनियम है तो वो क्लोराइड नहीं बनता, ना कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है, क्या है, नहीं कोई परमाणु मिश्रण से बाहर और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु के आपसी आबंध टूटने और नए बंध जुड़ने का निर्माण होता है और परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में। अब देखो परमाणु के बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, उसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। क्या होता है, पुराने बंध तो टूटते हैं और नए बंधों का क्या होता है, निर्माण होता है। ये होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में बंध बनने के दौरान या रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। अब देखो फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। अब नाम से पता है संयोजन का अर्थ क्या होता है, जुड़ना, कि इसमें दो परमाणु हैं अलग अलग तत्वों के, वो आपस में जुड़कर एक यौगिक बना लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी संयोजन अभिक्रिया। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसे क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना, और इसने पानी के साथ क्रिया की, क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा बनाई। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक कारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड ने किसके साथ क्रिया करी, वाटर के साथ क्रिया करी, क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा। अब देखो इसमें फैक्ट है, ये फैक्ट क्या जानते हो आप, देखो जो चूना होता है ना, बिना बुझा हुआ चूना, उसमें जैसे पानी मिलाते हैं, कल मतलब जो पुराने मकान होते थे उनमें क्या करते थे, कली करते थे, तो उसको जैसे ही पानी में भिगोते थे तो उसमें ऊष्मा निकलती थी बहुत तेज, और जैसे उसकी सफ़ेदी करते तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना लेता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इससे दीवारों पर चमक आ जाती है, और आपने देखा होगा कि 2-3 दिन बाद क्या होता है कि जो कली करते हैं उसके बाद चमक आ जाती है। तो वो चमक क्यों आती है,
क्योंकि इससे जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसने वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करी तो क्या बनाया है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनाया। क्या बनेगा, CaCO3 प्लस H2O बनेगा लिक्विड। अब देख कुछ और उदाहरण भी दे रखे हैं इसमें। कोयले की दहन, अब जैसे कार्बन है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है दहन, तो क्या बनता है, CO2 गैस। अब देखो C के पहले S लिख रखा है तो S का मतलब है कि सॉलिड, में ऑक्सीजन से पहले G लिख रहा है तो गैस है, तो क्या बना है, CO2। अब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस से जल का निर्माण, ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ने अभिक्रिया करी तो क्या बना, 2H2O बना, लिक्विड बना, दोनों गैस हैं तो ये भी क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करें, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक एकल उत्पाद मिलकर क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। और किसी अभिक्रिया में अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इसी अभिक्रिया क्या मिश्रण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा बनती है वो क्या कहलाते हैं, ऊष्माक्षेपी। अब देखो मेथेन है, CH4 क्या है, गैस अवस्था में और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी, ऑक्सीजन क्या हुई, गैस, तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस ऊर्जा। अब जो श्वसन है, श्वसन क्या है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन क्या है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। ऊर्जा कहाँ से मिली, भोजन से। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। खाद्य पदार्थ किसमें टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। इनके पाचन से क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन में मिलकर क्या देता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम है श्वसन है। अब श्वसन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो टूटता है। ये क्या है, ग्लूकोज है एक्वस फॉर्म में, ये टूटता है। जैसे अपन सांस लेते हैं तो क्या आई, उसमें ऑक्सीजन आई तो क्या बना, 6 मोल ऑफ CO2 और 6 मोल ऑफ H2O बना लिक्विड फॉर्म में। और क्या बनी, ऊर्जा बनी। अब देखो साग सब्जियां वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। जैसे जो खाद बनाते हैं गोबर वगैरह से या फल सब्जियों के छिलके वगैरह से, तो आपने देखा हुआ लंबे समय बाद जैसे जैसे वो खाद बन जाती है तो उसको जब खेतों में डालते हैं तो उसमें एकदम से गर्मी सी बाहर निकलती है। तो यानी कि साग सब्जी से खाद बनी तो उसमें भी क्या निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह रहे हैं। अब क्वथन नली में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल डालने और इसको गर्म करके देखना है फेरस सल्फेट को, और धीमी गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। और जैसे ये गर्म होगी तो इसको इस प्रकार पकड़ना है कि ये जो टेस्ट ट्यूब का मुंह है वो साइड में रहे, अपने पड़ोसी या अपनी ओर ना रहे। अब होता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में ये होता है कि जो एक यौगिक है वो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है।
तो वो होती है वियोजन का अर्थ ही है क्या, टूटना होता है। वियोजन का अर्थ क्या होता है, टूटना। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ। सल्फर के दहन से उत्पन्न एक अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। अब जो फेरस सल्फेट है उसमें जैसे ही उष्मा डालेंगे, उष्मा देंगे, उसको डालेंगे नहीं, उष्मा देंगे तो क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनेगा और SO2 और SO3। एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यानी कि एकल अभिकर्मक है। वियोजन अभिक्रिया में क्या कर रहा है, एकल अभिकर्मक है और टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। ये क्या कहलाती है आपकी वियोजन अभिक्रिया। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2 का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल रंग बदल जाता है। इसके बाद ये क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में बदल जाता है। अब फेरिक ऑक्साइड है वो क्या है, ठोस है, जबकि SO2 और SO3 क्या है, गैसें हैं। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट किस में बदलेगा, आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड CaO+CO2 में बदलेगा, CO2 में बदलेगा। जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, चूना। कैल्शियम ऑक्साइड क्या आपका चूना है, जिसका उपयोग मकानों पर सफेदी करने के लिए करते थे। चूना या बिना, इसके उपयोग अनेक सीमेंट निर्माण में होता है। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड। अब क्या, और ये भी क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। अब देखो लेड नाइट्रेट है, उसको जैसे ही ताप देके उष्मा देंगे तो किस में बदल जाएगा, लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में। तो ये भी क्या है, आपके वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन।